नमस्कार। आज हम दो बैलों की कथा को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान और पशुओं के बीच भावात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास इस कहानी में किया है। यह कथा भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारतीय किसान के संवेदनात्मक एवं भावात्मक चरित्र को उजागर करती है। आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और तब जब देश आज़ादी के पहले की बात हो रही हो, उस समय तकनीक का इतना विकास नहीं था, नई नई तकनीक कृषि के क्षेत्र में नहीं थी। ऐसे में भारतीय किसान खेती के लिए मुख्य रूप से उसका मुख्य साथी बैल हुआ करता था। बैल के बिना एक किसान की जिंदगी अधूरी थी, दुखदाई थी, बेचैन करने वाली थी। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने आपसी संबंध जो किसान का है वो पशुओं के साथ किस तरह का था, इसे बताने का पहला प्रयास है। दूसरा, इस कथा के माध्यम से कथाकार एक दूसरी कहानी भी बयां करना चाहता है और वह कहानी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की कहानी, भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा किए जा रहे प्रयास की कहानी। जो आज हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही स्वतंत्र रूप में पैदा होते हैं। स्वतंत्रता आज हमारा जन्मसिद्ध है, अधिकार है। लेकिन कल्पना कीजिए कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश आज़ाद नहीं था। इस आज़ादी के लिए लाखों लाख भारतीयों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने को बलिदान किया। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है, प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता हमेशा सहजता से नहीं मिल जाती। और जब स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिल पाती तो ऐसे में हमें संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं। तो ये जो दो बैलों की कहानी है, इसमें हम कथा के एक पक्ष में कृषि प्रधान समाज का पशुओं के साथ भावात्मक संबंध को प्रदर्शित करना एक उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए भारतीय समाज द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किए गए उनके संघर्ष की कथा है, उसकी तरफ संकेत करती है। स्पष्ट रूप से इस बात को कहना असंभव था, क्योंकि इसके पहले आप देखते हैं प्रेमचंद की एक रचना, एक पुस्तक जो निकली थी सोजे वतन, उसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो प्रकारांतर से इस कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को भी दिखाने का प्रयास किया गया, जो मुख्य रूप से इसमें छिपा हुआ भाव है, इसे हमें समझने की जरूरत है। जिस समय ये कहानी लिखी जा रही है, अगर उस कालखंड पर हम दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के अंदर ही दो विचारधाराएं समानांतर चल रही थी। एक, वो दोनों दो विभागों में बटे हुए थे, दो ग्रुपों में बटे हुए थे। एक समूह जो नरम दल कहलाता है, एक समूह जो गरम दल के नाम से जाना जाता है। पहला समूह जो नरम दल का प्रतिनिधित्व करता है या नरम दल के पक्ष में खड़ा है, उसका मूल मंत्र अहिंसा परमो धर्म, जिसके मुख्य अगुवाकार या कह सकते हैं कि जिसको मुख्य नेतृत्व दे रहे थे गांधी जी। और दूसरा दल था जो अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा में जवाब देने के पक्ष में था, और वो दल कहता है कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो भाव है, ये अंग्रेजों से सीधे उनके सामने खड़ा होकर उनकी भाषा में जवाब देने के लिए खड़ा है। और इस कथा में हीरा और मोती, ये दो ऐसे पात्र हैं जिसमें एक नरम दल का प्रतिनिधित्व करता है तो एक गरम दल का करता है। मोती इसमें गरम दल का प्रतिनिधि है। कहानी के मुख्य पात्रों से आपको अवगत करा दें। कहानी का मुख्य पात्र
पहले तो हीरा मोती नाम के दो बैल हैं, झूरी इनका मालिक है, और झूरी की पत्नी भी इसमें किरदार निभाती है, है, सक्रिय रूप से देखने को मिलती है। और इसके अलावा झूरी का साला गया, और एक जो छोटी सी लड़की इस कहानी में आती है, उसका भी थोड़े ही देर के लिए कहानी में वो आती है, मगर बड़ा प्रभावशाली चित्र है। वो भैरव की पुत्री का है। और अंत में उस कसाई का आता है जो हीरा और मोती को लेके जाता है अपने यहाँ से। तो अब आप देखें कि इस कथा में दो समानांतर कहानियां चल रही हैं। एक तरफ भारतीय किसान के जीवन की कहानी, उसके कह सकते हैं कि उसकी जो मनोभाव की कहानी, उसकी सहजता, उसकी सरलता, ये एक तरफ दिखती है, जहाँ वो पशुओं को अपना केवल कृषि का माध्यम न मान करके वो अपना परिवार मानता है, परिवार का सदस्य मानता है, भावात्मक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है उसके साथ, जहाँ वो उसके बिना नहीं रह सकता, और उसके पशु भी, उसके जानवर भी उसके बिना नहीं रह पाते। तो बैलों की कथा इस बात का प्रमाण है। पूरी कहानी में आप देखें, कहानी की शुरुआत ही कुछ इस कदर होती है, जब झूरी नामक किसान है, उसके पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर बलवान बैल हैं। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है, दोनों बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के भाषा को समझ जाते हैं, एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे पर कम भार आए इसके लिए बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते रहते हैं। यानी हीरा चाहता है कि मोती के ऊपर कम बर्डन पड़े, वो आगे बढ़ करके काम को संभालता है, और मोती चाहता है कि मैं कर लूँ। और एक दिन ऐसे में होता क्या है कि वो उन जो झूरी का साला है, वो अपने यहाँ दोनों बैलों को लेके जाता है। दोनों बैल ये समझ बैठते हैं कि झूरी ने हमें बेच दिया, और इस बात से बहुत नाराज हैं कि हमने झूरी के एक टिटकार पर हमेशा उसकी सेवा की है, हर कदम पर हम काम करने के लिए तैयार थे किसी भी स्थिति में, मगर ऐसा हमसे क्या गलती हुई कि हमें बेच दिया गया। ये बैल बड़ी मुश्किल से झूरी के यहाँ से गया के घर जाते हैं, और रात में जब वहाँ पहुँचते हैं तो भूसा मिलता है खाने को, नहीं खाते हैं, नाद में मुंह नहीं डालते, और वहाँ से रात में छुड़ाकर भाग आते हैं। जब भाग कर आते हैं, अब झूरी देखिए क्या करता है, भागकर जब इनको अपने नाद पर खड़ा देखता है, सुबह में उठता है, देखता है, तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, और बैलों को देखकर उनको जो है गले लगा लेता है। और गले लगाते हुए जब उसकी पत्नी, झूरी की पत्नी देखती है, इधर झूरी प्रसन्न होता है, मगर झूरी की पत्नी इसके विपरीत बड़ी नाराज होती है। वह कहती है कामचोर हैं ये सब, और अपने नौकर से कहती है कि इनको सूखा भूसा डालो, काम करने के उससे जो है यहाँ भाग कर आए हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो है बेचारे झूरी को अच्छा नहीं लगता। वो नौकर से कहता है थोड़ा सा चोरी से डाल दो, मगर नौकर कहता है ना बाबा, हम जब अगर वो मुझे डांटने लगेंगे तो आप भी हमको बचाएंगे नहीं। तो एक झूरी के पत्नी का इतना भय उसको सताता है, बड़ी नाराज होती है। चूंकि मायके से आई थी, ये बैल भाग के आए थे, तो मायके वालों की तकलीफ उसको असह्य होती है स्त्री के लिए, और वो भाव भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। अब दूसरे दिन साला फिर आता है, उनको लेके जाता है, इस बार मोटी रस्सियों में बांधता है, फिर खेत में ले जाता है। दोनों पहले से ही नाराज हैं, पाँव उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में हीरा के नाक पर चूरी का साला जो गया है, वो डंडे बरसाता है, डंडे मारता है। यह देखकर मोती बिल्कुल नाराज हो जाता है, और वो नाराज होकर सींग मारना चाहता है, गुस्सा करता है, लेकिन हीरा उसे मना कर देता है, नहीं हमारा काम ये नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर इनको सूखा भूसा डाल करके बांध दिया जाता है। ऐसे में रात के अंधियारे में भैरव की वो पुत्री जो अपनी सौतेली माँ से स्नेह नहीं पाती, स्नेह से वंचित है, माँ के स्नेह से वंचित है, उसके द्वारा प्रताड़ित होती है, वह एक रोटी लेके आती है और दोनों को खिला देती है। अब बैल जैसे प्राणी का, विशालकाय प्राणी को एक रोटी से क्या तृप्ति मिलती, मगर वो एक रोटी उनके लिए मानो राहत, क्योंकि प्रेम की रोटी थी, और प्रेम से दी गई रोटी उनके लिए, इस छोटी बच्ची द्वारा दी गई रोटी, बहुत प्रसन्न होते हैं, मन बड़ा तृप्त होता है उनका। भूख तो नहीं पूरी तरह से समाप्त होती, मगर मन तृप्त हो जाता है। ऐसे में एक दिन जो दोनों की दशा एक जैसी है। गया के घर पर दोनों हीरा मोती जो बैल हैं, ये दोनों प्रताड़ित हैं।
वो जो भैरव की पुत्री है वो भी प्रताड़ित है अपनी सौतेली माता के द्वारा। तो दोनों की समान स्थिति, तो जैसे कहते हैं ना कि वो समान, जिसका दुख पड़ता है वही समझ पाता है पीड़ा को। तो ये पीड़ा दोनों एक दूसरे की पीड़ा को बांट रहे हैं। जहाँ भैरव की पुत्री उन बैलों की दशा को देखकर द्रवित है, बैल भी उसकी इस दुर्दशा से द्रवित हैं, और उसके द्वारा दी गई एक रोटी से वो इतने तृप्त हो रहे हैं मानो उनको यहाँ भी चाहने वाला कोई मिल गया हो। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जब वो देखती है कि ये मोटी रस्सियों से बंधे हैं और ये छूट के नहीं जा पाएंगे, तो वो धीरे से क्या करती है कि उनके रस्सियों को ढीला कर देती है, छोड़ देती है। फिर भी वो बैल नहीं भागते। इसलिए नहीं भागते कि मेरे भाग जाने के बाद इस बच्ची को की पिटाई होगी, प्रताड़ना पड़ेगी। तो वो इससे इतना लगाव रख रहे हैं कि उसे प्रताड़ित होते हुए नहीं देखना चाहते या नहीं प्रताड़ित होने देना चाहते। ऐसे में वो बड़ी चालाकी से एक काम करती है कि चिल्लाने लगती है कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं। और यह देख करके वो उनको सबों को एक मौका मिल जाता है, हीरा और मोती को, और वो दोनों भाग चलते हैं। और फिर भाग करके जाते हैं तो दोनों जो है एक मैदान में जाते हैं। फिर वहाँ जाके दोनों कुलेलें करने लगते हैं आपस में, हीरा और मोती, मतलब स्नेह में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उसी समय जो है एक सांड आता है, बड़ा विशालकाय सांड, बिल्कुल काल की तरह उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, डकार लेता हुआ आ रहा है और डकारता हुआ। और ऐसे में देखकर हीरा और मोती के प्राण सूख जाते हैं। दोनों मौन ही भाषा में ही बात करते हैं और बात करके ये निश्चय करते हैं कि अब जान न बचेगी। ऐसे में दोनों तुरंत फैसला करते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक तरफ से तुम इसको, जब ये हमारी तरफ बढ़ता है तो तुम इसे रगेदना, और हम जब ये तुम्हारी तरफ बढ़ेगा तो हम इसको रगेदेंगे। और इस तरह से दोनों एक योजना के तहत उस सांड से भिड़ जाते हैं। जब वो मोती की तरफ चलता है तो हीरा पीछे से उसको सींग लगाता है, जब वो हीरा की तरफ चलता है तो मोती उसको सींग लगाता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब सांड बिल्कुल थक जाता है और भाग जाता है। भाग जाता है, दोनों विजय का उल्लास मनाते हैं। और फिर देखते हैं कि तो कहता है हीरा कि चलो यहाँ से चलते हैं, मगर मोती कहता है कि नहीं, कुछ खा पी कर चलते हैं, क्योंकि सामने हरा हरा खेत दिखाई देता है। उसे मटर के खेत में वो जाते हैं और खूब चरते हैं। और चूंकि खेतों के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ था, ये भूल जाते हैं। उसी समय दो लठैत आते हैं और इनको घेर के, पानी भरा हुआ था इसलिए भाग नहीं पाते हैं, फंस जाता है पर, तो इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके ले जाके मवेशी खाने में डाल देते हैं। मवेशी खाना क्या होता है कि ऐसे आवारा पशु जिनका कोई मालिक नहीं होता है, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनको मवेशी खाने में डाल दिया जाता है। और जब कभी मालिक इनको देख पाता है या जाता है मवेशी खाने में, तो वहाँ एक निश्चित दंड देकर या जुर्माना दे करके, सॉरी, निश्चित दंड भर करके या जुर्माना भर के वहाँ से उनको लेके छुड़ा के आता है। उसी मवेशी खाने में जब इनको डाल दिया जाता है, और वहाँ पहले से तमाम भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे सब मुर्दों की भांति पड़े हुए थे। हीरा चूँकि पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ जब खाने पीने को नहीं मिलता है तो बिल्कुल विद्रोह विद्रोह कर बैठता है, और मोती से भूखे न रह सकने की बात कहता है और कहता है कोई उपाय ढूंढो कि यहाँ से भागा जाए। फिर वे बाड़े की कच्ची दीवार को देखते हैं, फिर आपस में बात करते हैं कि किसी दीवार को गिरा देते हैं, और दीवार को गिराने का प्रयास करते हैं। तभी चौकीदार आ जाता है और चौकीदार उसे डंडे से खूब पीटता है और डंडे से पीट करके उसे बांध देता है, हीरा को। और अब जब वो फिर चला जाता है, फिर इसके बाद मोती बाकी शेष काम कर देता है, जो बची दीवार होती है वो गिरा देता है। और गिरा करके सभी पशुओं को वहाँ से सब भाग जाते हैं। एक गधा बचता है जो नहीं भागता, पूछता क्यों नहीं भागते हो, कहता आखिर फिर पकड़े जाएंगे, क्या फ़ायदा है। तो फिर वो उसको वहाँ से ज़बरदस्ती रगेद के भगाता है। अंत में सुबह होती है, खलबली मच जाती है, वो तो सारे बैल भाग गए। अंत में इनको जो है बुलाया जाता है, एक नीलाम किया जाता है दोनों बैलों को। एक दढ़ियल कसाई आता है और दोनों को सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है, फिर लेके इनको चल देता है। अब ये दोनों समझ लेते हैं कि अब बचना मुश्किल है, अब हम यहाँ से बच नहीं सकते। दोनों उसके साथ चल देते हैं और चलने के बाद जो है अब स्थिति ये बनती है कि दोनों चुपचाप, अभी कोई आस नहीं बची है, निराशा शेष बची है। और मवेशी खाने में कोई खाना पीना मिलता नहीं था, हफ्तों हफ्तों पानी पीकर जीना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में दुबले भी हो गए थे। तो अब
लेकिन तभी अचानक जब ये चले जा रहे थे, अचानक इनको जो जिस रास्ते से लेके जा रहा था, वो रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा। रास्ता जाना पहचाना दिखते ही दोनों बैलों को, हीरा और मोती दोनों के प्राण आ गए। जैसे एक तरह से उनमें एक ताकत और ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार हो गया। इन्होंने देखा कि ये तो हमारे गांव का रास्ता है। दोनों अचानक एक दूसरे से बात करते हैं मुख भाषा में, और फिर वहां से अचानक दौड़ा के भाग जाते हैं और पहुंचते हैं तो अपनी नाद पर जाके खड़े हो जाते हैं। झूरी की निगाह नाद पर पड़ती है, देखते हैं दोनों बैल खड़े हैं। वो जाता है, दोनों को सहलाने लगता है। पूरे गांव के लोग जब वहाँ सहलाने लगता है, तब तक वो दढ़ियल आ जाता है। दढ़ियल कहता है मैंने इसे खरीदा है, ये बैल हमारे हैं। और ये हो हल्ला सुनता है, क्योंकि झूरी कहता है कि मैं इन्हें नहीं बेचूंगा, ये मेरे बैल हैं। तो यह झगड़ा सुन करके गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं, और दढ़ियल कहता है ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोती अब जान गया कि हमारा मालिक मिल गया है, इसका बल चौगुना बढ़ जाता है। मालिक को देखते ही बिल्कुल वो उन्मुक्त भाव से और समझ लेता है कि अब जो है कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, और वो दढ़ियल को दौड़ा लेता है, और वहां तक दौड़ाता है जब तक कि सिवान से बाहर नहीं कर देता है। वो दढ़ियल उसके ऊपर पत्थर मारता है, गाली देता है, देख लूंगा ऐसा वो कहता है, मगर छोड़ता नहीं है। मोती उसको दौड़ा लेता है। पूरा गांव तमाशा देखता है, पूरे गांव के लोग हंसते हैं बैल के इस तमाशे को देख करके। और फिर वो लौट आता है। जब लौट के आता है तो फिर झूरी उनको सहलाने लगता है, गले लगाता है, और पूरे गांव के लोग तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं। सब पुरस्कार देते हैं उनको, अपनी तरफ से ला ला के कुछ खिलाते पिलाते हैं। और यहाँ अंत में एक बड़ी अजीब बात तब होती है कि जिस झूरी की पत्नी को दिखाया गया था कि बैलों से चिढ़ रही थी पहले बार जब भाग कर आए थे, दूसरी बार जब वो बैलों को देखती है तो वो जाती है उनके पास और दोनों बैलों का माथा चूम लेती है। इस कहानी से आप क्या समझते हैं? दोनों बैलों का माथा चूमना कहीं न कहीं ये बताता है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का घनिष्ठ संबंध होता है। अपने लगाव के कारण दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, दोनों एक दूसरे के बिना दुखी हो जाते हैं। झूरी अब अपने दोनों बैलों को, हीरा मोती को जब अलग करता है तो वो कितना बेचैन है, आज जब वो पाता है तो कितना खुश है। और बैल भी बड़े प्रसन्न हैं, वो भी उसके यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो पशु भी उसके मानो पशुओं में भी उनके प्रति आत्मीयता है, और मालिक में, झूरी में भी आत्मीयता है। और जिस पत्नी को दिखाया गया था कि वो उनके प्रति कठोर है, जी नहीं, वो कठोर नहीं है, वो भी आके दोनों का माथा चूमती है। तो निश्चित रूप से ये साबित करता है कि पशु या कृषि प्रधान समाज में पशुओं के साथ कृषकों का क्या संबंध है, किसानों का क्या संबंध है, इस आत्मीयता को ये कहानी प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन की संघर्ष गाथा को भी ये कहानी प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से सफल रही है, और उस सफलता को हीरा और मोती दोनों बखूबी निभाते हैं। उस सफलता को प्राप्त करने में हीरा मोती का रोल निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। प्रेमचंद निश्चित रूप से कथा लेखन के क्षेत्र में जो उनको स्थान, सर्वोपरि स्थान कथा सम्राट का दिया गया है, यह सार्थक सिद्ध होता है इस कहानी को पढ़ने के बाद। धन्यवाद।